ठीक है, आप इतने क्वेश्चन पूछिए। सुजय जी आप पूछिए। सर जो आपने बोला 10 हेड एंड शोल्डर या काप एंड हैंडल पैटर्न के बाद मतलब मेरा एंट्री हो गया, उसके बाद स्टॉक एक हाई बना रहा है, उससे अगर 10% गिरे तभी हम लोग एंट्री करें, मतलब एवरेजिंग के लिए, जी या जी। वो सर वो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। फिर आपने दिखाया दूसरी बार, तो दूसरी बार बोला कि जब मेरा कैंडल उस पॉइंट पे पहुंचेगा उसके बाद 10% देखना है, तो वो सर एक बार फिर से रिपीट कर देंगे तो अच्छा रहेगा सर। कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हियर फॉर यू, नॉट एन इश्यू। थैंक यू। नहीं ना हेलो। मकान जी, 10% ही है रूल। रूल इज रूल। देखो 10% की पोल, ये भी पोल ना आपको सन टीवी में इसलिए दिख रही है क्योंकि ये सुपर 45 का पार्ट नहीं है, ये मिड मिड 45 का है। सुपर में तो 10% की भी इतनी नहीं आती, लेकिन उसमें मैं 5% पे ये रूल एप्लीकेबल करने को नहीं बोलूंगा, बिकॉज यार 5-6% के लिए मुंह मारने नहीं आए हम यहाँ पे। हम यहाँ पे अच्छा पैसा कमाना आए हैं, एक सब्सटेंशियल गेन होना चाहिए। 11% फिर भी कुछ मायने रखता है। 5% गेन क्या ही होता है यार, 20,000 पे, 20,000 भी अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 5,000 इज 10,000 रुपए, लेकिन 11% इज 2,200 रुपए। डिफरेंस है जितना भी आप करोगे तो। 5% वगैरह तो नहीं, 15-20% आप अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हो। मैंने काफी अलग अलग वैल्यूज से प्ले करके देखा है, 10% वर्क्स। 10% वर्क्स क्वाइट वेल, क्योंकि ऑपरेटर भी यार नीचे लाते रहते हैं, ऑपरेटर जितने भी बेचते हैं 5-10% नीचे आ जाता है। रिटेलर्स की हवा उतने में टाइट हो जाती है, वो सारे स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर करा के निकल जाते हैं, देन अगेन ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो रेंज में जो पता है रिटेलर्स की, सॉरी, ऑपरेटर्स की क्या स्ट्रेटेजी होती है, मैं एक और स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ आपके साथ, जो मैं बाद में शेयर करूंगा डिटेल में, लेकिन एक बार मैं बस वो आपको प्लॉट करके दिखा देता हूँ। बोलिंजर बैंड, मैं एक बार बोलिंजर बैंड ड्रॉ करता हूँ आपके लिए। हाँ, तो ऑपरेटर्स मोटा मोटा बस इतना करते हैं, वो बोलिंजर बैंड से ऊपर टकरा रहा है तो बेचो, नीचे टकरा रहा है तो खरीदो। तो आपको दिख रहा है ये ऊपर टकराया, उन्होंने बेचना शुरू किया, फिर नीचे टकराया, फिर खरीदना शुरू किया, फिर ऊपर टकराया। एक सेकंड, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। अच्छा नहीं, हमारे सारे एरोस गायब हो जाएंगे, पर ठीक है, एक बार मैं एरोस काउंट कर लेता हूँ बस। 1 2 3 4 5 6 7, हमने 7 टाइम्स प्रॉफिट बुक किया, और हमारा पहला ट्रेड अभी भी ओपन है, और ये 2 ट्रेड भी हमारे ओपन है, और हम बहुत ज्यादा लॉस में भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारे ये 2 प्राइस बहुत ज्यादा ही नीचे है। ये प्राइस है हमारा 490 की बाइंग है, और ये हमारी 520 की बाइंग है, और प्राइस हमारा 470 है। कितने, 5-10% लॉस मैक्स। नाउ एक बार मैं थोड़ी सी चीजें क्लीन करता हूँ। या तो ऑपरेटर्स ना मेनली वो स्टैंडर्ड डेविएशन और जी स्कोर इन पे खेलते हैं, उनके जो भी एल्गोरिथम्स होते हैं, वो चुपचाप बस एक रूल डाल के रखते हैं, इस बैंड को, ये बैंड, बोलिंजर बैंड सेटिंग्स आप ध्यान मत दो, इतना देने की जरूरत नहीं है। बस ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये हर ऑपरेटर का डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोग 2 सेट करते हैं, कुछ लोग 2.5 सेट करते हैं। मैं एचएफटी में काम करता हूँ, एचएफटी में बहुत बड़ा सेट करते हैं, कुछ अलग नंबर होते हैं वो मैं बता नहीं सकता। तो उनकी बस टिपिकल स्ट्रेटेजी है, बोलिंजर बैंड के ऊपर टकराए बेच दो, मतलब अपनी प्रॉफिट बुकिंग करो, फिर या तो बीच में आ जाए या नीचे टकराए तो खरीद लो। तो बीच में इन्होंने खरीदना शुरू किया, फिर ऊपर टकराया, फिर बेचा, फिर नीचे टकराया, खरीद लिया, फिर ऊपर टकराया, फिर और थोड़ा ऊपर चला गया, फिर यहाँ कहीं बेचा, फिर नीचे टकराया, फिर खरीद लिया, फिर इसी रेंज में रहा, फिर से नीचे टकराया, फिर ऊपर टकराया, फिर नीचे टकराया, फिर ऊपर टकराया। तो ये लगे रहता है उनका, उनकी चीजें इस तरीके से सिस्टमेटिक वे में वर्क कर रही होती हैं। वो कभी भी ये नहीं कर रहे हैं कि ब्रेक डाउन हो गया नीचे की तरफ हो, क्या कहते हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, बेचो नीचे, बेचो नहीं, नीचे खरीदो। जब वो बेसिकली वो इसको नाम देते हैं जी स्कोर। मैं ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं जाऊंगा, बिकॉज हो सकता है कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए इसलिए। तो बेसिकली जी स्कोर होता है एक तरीके से कि मीन से वैल्यू कितने स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है। तो ज्यादा चलो मैं कॉम्प्लेक्स नहीं करूंगा, बस इन शॉर्ट, अगर जैसे ये नीचे बोलिंजर बैंड से टकराएगा तो उनकी स्ट्रेटेजी में डला हुआ है कि बेटा खरीदना शुरू करो, तो प्राइस ऊपर आ जाएगा। फिर जब ऊपर आएगा तो उनकी स्ट्रेटेजी बोल रही है कि शॉर्ट टर्म में ओवर वैल्यूड हो गया है, बेचना शुरू करो। फिर नीचे आएगा, कई बार और ज्यादा नीचे जाएगा, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये कुछ दिन इस रेंज में रहेगा, हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए। तो वो बोलिंजर बैंड के बेसिस पे कर रहे हैं, लेकिन बोलिंजर बैंड हमारे लिए हर बार इफेक्टिव नहीं हो सकता। ऑल्दो ये भी मैं डिस्कस करूंगा एंड में डिटेल में थोड़ा सा। लेकिन मेन जो है, हमें परसेंटेज वाइज इसलिए ध्यान देना है। आप 15-20% पे प्ले कर सकते हो, बट मेरे लिए 10% वर्क्स बेस्ट, तो मैं उस पर प्ले करता हूँ। क्लियर है? मतलब बोलिंजर बैंड में ज्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर दिया ना मैंने? आप ऐसे बता सकते हो हाँ या ना। नहीं ठीक है। हाँ सुजय जी, क्लियर है आपका डाउट?
नहीं सर, वो तो सर आप डिस्कस किए ही नहीं, सॉरी, हाँ मतलब वो जो जो डिस्कस कर दिया मैंने, हाँ एक सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर कर देंगे। देखिए चीजें कैसे वर्क कर रही हैं यहाँ पे। ये हमारा पैटर्न बन गया, ठीक है। हाँ उसके बाद यहाँ पे हमारा शोल्डर नीचे आना शुरू हुआ, यहाँ पे एक ऐसे बेस फॉर्मेशन बनी। बेस फॉर्मेशन के बाद यहाँ पे पहली हरी वाली कैंडल बनी ऊपर की तरफ, हमने यहाँ पे बाइंग कर ली पहली। उसके ओके बाद सर। इसके ऊपर किसी भी हाई प्राइस को टच करके, कोई भी हाई, चाहे इंट्राडे हाई हो, चाहे क्लोजिंग हो, चाहे कुछ भी, जब भी प्राइस 10% नीचे आए तो हम थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट और कर सकते हैं, विच विल बी 2% ऑफ आवर एंटायर कैपिटल। 322 हम ये फॉलो ओके करेंगे। सर। तो ये यहाँ ऊपर गया, ओके यहाँ ऊपर गया, मैंने देखा ये इसने हाई बनाया और 10% नीचे आ गया। तो मैंने बेसिकली, मैं नोटिस करते हुए चल रहा हूँ कि ये हाई बना रहा है, तो मैं 10% नीचे का जीपीपी ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है मैंने। कई बार मिलेगा, कई बार नहीं मिलेगा, हम हर बार नोटिस भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब नोटिस कर पाएंगे तब हम पैसा कमा लेंगे। तो 10% नीचे आ गया, मैंने खरीद लिया। अब मेरे को ये बेचना कब है? मेरे को ये इसी प्राइस पे बेचना है जहां से ये नीचे आया था। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल, और वहां से दोबारा नीचे आ सकता है। क्या आया? लगभग यहां गया, इसके थोड़ा सा और ऊपर गया, लेकिन इस रेंज में डोलने के बाद फिर से वापस नीचे आ गया। ओके सर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आया, हमारा प्रॉफिट यहाँ पे बुक हो गया। उसके बाद हमारा हाई शिफ्ट हो गया यहाँ पे, रिसेंट हाई। ठीक है, रिसेंट हाई हमारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ। क्या यहां से नीचे आया? बिल्कुल आया। क्या हमने बाय किया? बिल्कुल किया। क्या हमें प्रॉफिट हुआ? बहुत जल्दी हुआ, बिल्कुल हुआ। और हम ये सिर्फ 2 बार एवरेजिंग करेंगे, 2 बार ऐड करेंगे, उससे ज्यादा नहीं। एक बार ऐड अगर हो गया तो उसके बाद वाली कैंडल का रिसेंट हाई देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने गलती से यहाँ पे ऐड कर लिया, तो इसके पहले वाला हाई हमारा बस इसका टारगेट है, इस वाले ट्रेड का, स्पेसिफिक टू दिस ट्रेड जो हमने यहाँ पे एंटर किया है, बस। इसके बाद हमारा हाई शिफ्ट होते ओके जा रहा है, हाई ऊपर नीचे हो रहा है। हाई हो गया यहाँ, यहाँ से 10% नीचे गिरा क्या? बिल्कुल गिरा। हमने खरीदा क्या? बिल्कुल खरीदा। हमें प्रॉफिट हुआ क्या? बिल्कुल हुआ। बात खत्म। प्रॉफिट हुआ, निकलो। ओके सर, समझ में आ गया, अब जी। समझ में आ गया, क्लियर। बस थैंक यू सर। तो ये नहीं सोचना और ऊपर जाएगा, और खरीदने के बाद ये नहीं सोचा हाई ये नीचे क्यों गिर गया, क्योंकि ऑपरेटर मेरा चाचा था, वो नहीं लगता, वो मेरे खरीदने के बाद और नीचे गिरा सकता है। वी जस्ट कांट कंट्रोल दैट। यस, ओनली व्हेन हेड एंड शोल्डर एंड कप विद हैंडल पैटर्न इज देयर। उसका रीजन है कि ऑपरेटर को उसको उस पैटर्न का टारगेट तो हिट कराना ही है। उस पैटर्न का हिट टारगेट तो हिट कराना ही है, चाहे कितने ही टाइम में क्यों ना कराए। चाहे उसको 2 साल, 2 साल तो क्या ज्यादा बोल दिया शायद मैंने, चाहे नहीं, हाँ 2 साल भी लग सकते हैं एब्सोल्युटली। चाहे 6 महीने लगे, चाहे 1 साल लगे, चाहे 2 साल लगे, उसको पैटर्न का टारगेट तो हिट कराना ही है। प्लस दिस इज अ ग्रेट कंपनी, इसको ऊपर जाना ही है। और मैंने कफ विद हैंडल और रिवर्स हेड शोल्डर के साथ में इसको इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, उसके बिना नहीं। तो बाय डिफॉल्ट एक क्वेश्चन का आंसर दो मेरा प्लीज चैट में, क्या ये स्ट्रेटेजी 200 स्टॉक्स में अप्लाई हो सकती है? प्लीज इसका आंसर करो चैट में, देखिए कितने लोगों को क्लैरिटी है। नो, चलो सही है आंसर। क्योंकि अगर मेरा कप विद हैंडल और रिवर्स हैंडल शोल्डर पैटर्न, हम उसको ही 200 स्टॉक्स में नहीं देख रहे हैं, तो इस ये स्ट्रेटेजी का तो 200 स्टॉक्स में मतलब ही नहीं हुआ। तो बाय डिफॉल्ट दिस स्ट्रेटेजी इज ओनली फॉर सुपर 45 एंड गुड 45 स्टॉक्स। या ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यार, चीजें बहुत सिंपल है। हाँ संदीप जी, मैंने आपको अनम्यूट किया था, आपने खुद को फिर से म्यूट कर लिया। संजीव जी, आपका क्वेश्चन है क्या? आपका हैंड रेज है या बाय मिस्टेक है? ये 2 बार इन्वेस्ट करने का है, मतलब एवरेजिंग करने का है। हाँ, 2 से ज्यादा नहीं। मतलब अगर मैंने 2 बार किया और पहला ट्रेड क्लोज हो गया, हाँ, तो वापस कर सकता हूँ क्या दूसरी बार, तीसरी बार? बिल्कुल बिल्कुल। आपके ओके ओपन ट्रेड्स एट अ टाइम सिर्फ 2 होंगे, मतलब ओके 3। पहला जो हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे बना वो तो आप कर ही सकते हो, उसके अलावा 2 बार और एवरेजिंग कर सकते हो, ओके 2 बार और ट्रेड्स ओपन हो सकते हैं। ओके, समझ गया, थैंक यू। ओके, यस महेंद्र जी। सर एक सवाल ये जो है कि आपने जो बोला कि जो कप विथ हैंडल एंड सॉरी नॉट कप विथ हैंडल,
इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न में जी अपना यदि ऑल टाइम हाई रहेगा और टारगेट उससे नीचे रहेगा तो ऑलवेज ऑल टाइम हाई पे जाना है, राइट। जी लेकिन लेट्स से कि ऑल टाइम हाई और टारगेट में बहुत ही डिफरेंस है, जी इट में भी 40-50%, जी ओके, तो फिर भी ऑल टाइम हाई पे ही जाना है क्या टारगेट? जी। देखो, प्रॉफिट बुक ना आप कभी भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। राइट राइट। मुंह मीठा करने में कोई भी बुराई नहीं है। आपको लग रहा है कि नहीं यार, ऑल टाइम हाई तो अनरियलिस्टिक है, मैं टारगेट पे निकल जाता हूँ, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, कोई बुराई नहीं है। ओके लेकिन जो मैंने सीखा है, जितना ऑपरेटर ने दिमाग लगाया है, उन्होंने अगर पूरा पैटर्न बनाया है, उन्हें हजारों हजारों करोड़ों की बाइंग की है, तो वो ऑल टाइम हाई पे बेचेंगे, आप चाहे पहले बेच सकते ओके। और दूसरा सवाल है कि अभी तक हमने 4 स्ट्रैटेजी सीखे हैं, ओके, तो हो। इसमें आपका एवरेज स्ट्रेटेजी, कप विद हैंडल, रिवर्स हेड एंड शोल्डर एंड 10% की करेक्शन, 5 हो गई। 5 हो गए, ओके। यदि हमने 5 स्ट्रैटेजी कंसिडर की है तो आपका प्रेफरेंस कैसा रहेगा कि कौन सा स्ट्रैटेजी जी पहला आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा? जी जी। प्रेफरेंस प्रेफरेंस कैसा? कभी भी, हाँ मैं बोल देता हूँ जी, प्रेफरेंस कभी भी स्ट्रेटेजी को नहीं, कंपनीज को देनी होती है। सुपर कंपनीज आर सुपर फॉर अ रीजन। वो लार्ज कैप है, 15 साल से मार्केट लीडर है, लोन नहीं है उनपे, प्राइसिंग पावर है, फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है, सब कुछ है। तो मैं सुपर कंपनीज को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ। तो अगर मैं सुपर कंपनी को प्रेफरेंस देना चाहता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं प्रेफरेंस केवी और मूविंग एवरेज को दे दूंगा अपने आप ही, कि मेरे को सुपर 45 कंपनीज में अप्लाई करना है। अगर उसमें रिवर्स हेड एंड शोल्डर दिखा तो चक दे फट्टे है ही, उसमें इन्वेस्ट करना है आंख बंद करके। लेट्स से कि हमें ये 5 स्ट्रैटेजी सुपर 45 में मिलती है, तो इसमें प्रेफरेंस कैसा रहेगा, कौन सा स्ट्रैटेजी को पहला रहेगा? दो स्ट्रेटेजी ज्यादा टारगेट दे रही हो, ओके मोटा मोटा, ओके क्योंकि हमें ज्यादा गेन के लिए टारगेट करना है ना। एक राइट मतलब 2 टारगेट है हमारे पास, 10-10%, 2 है राइट 40-40%। हम 40% वालों को प्रेफरेंस देंगे कि सिंगल शॉट में हमारा 40% बने। करेक्ट करेक्ट ठीक है। ओके। और तीसरा एक था सवाल, एकदम शॉर्ट टर्म है ये, कि अभी जो कुछ न्यूज आई है राकेश झुंझुनवाला की, फिर उनके न्यूज से मार्केट में आपका क्या व्यू रहेगा शॉर्ट टर्म व्यू? ये क्वेश्चन क्या है बोलूं, मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ओके देखो, पेंटिस की यहाँ पे ना, आपने मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इकोनॉमिक्स या गेम थ्योरी का पाया? यस यस तो गेम थ्योरी में ऐसा चलता है कि सामने वाले बंदे सोच के चल रहे हैं कि सामने वाला बंदा क्या करेगा। तो अगर ऑपरेटर सोच रहे हैं कि रिटेलर सोच रहे हैं कि मार्केट गिरेगा, तो हो सकता है वो गैप डाउन करने के बाद रैली कर दे। अगर ऑपरेटर सोच रहे हैं कि मार्केट बढ़ रही है या पता नहीं क्या होगा, तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं। मेरा इसमें कुछ भी टेक नहीं है। मेरा बस एक ही टेक है कि अच्छी कंपनीज को बाय करो और अपने टारगेट पे बेचो। प्लस राकेश झुंझुनवाला जी कई बार टीवी पे आके एक बार जरूर कहते थे कि बिलीव इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ इंडिया। तो मेरा भी बस वही टेक है कि जस्ट इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करो, छोटी मोटी करेक्शन तो आती रहती है, उससे डरने की जरूरत नहीं। करेक्ट ग्रेट थैंक्स। हाँ जयेंद्र जी पूछिए। सर मेरा सवाल एक्चुअली महेंद्र जी के सवाल पे ही कंटिन्यू है कि आप कह रहे हो जैसे छोटी मोटी करेक्शन आती रहती है तो उनसे पैटर्न थोड़ा मतलब टाइम ले सकता है टू अचीव द टारगेट। एग्री। बट सपोज अगर कोई जैसे मान लो कोविड टाइप की सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में मतलब 5-7-10 साल में एक बार हो ही जाती है, तो आएगी, बिल्कुल ऐसी आएगी। situation में हमने कोई अगर पोर्टफोलियो अपना बनाया हुआ है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजीज, तो बिल्कुल उसमें काफी एक ड्रास्टिक ड्रॉप अपने को देखने को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, मतलब कि अगर क्योंकि मतलब ऐसे ऑन एन एवरेज हम समझ सकते हैं कि स्ट्रेटजीज काम करेंगी और 7-8 साल में एक बार ऐसी सिचुएशन हमें शायद फेस करने को मिल जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या टेक होना चाहिए कि मतलब एकदम से पैनिक सिचुएशन हो जाती है तो कैसे मतलब इसको हैंडल करना चाहिए? जी ऐसी सिचुएशन जब भी आएगी, मैं हमेशा अपना पोर्टफोलियो होल्ड करके बैठूंगा चुपचाप। आपने कभी ट्विटर पे मीम देखा है? मीम नहीं, मतलब काइंड ऑफ एक इंफॉर्मेशनल पोस्ट है कि रामदेव अग्रवाल का पोर्टफोलियो ओवर द इयर्स किस तरीके से चेंज हुआ है। 2001 की हाई में उनका पोर्टफोलियो लगभग 2 करोड़ था, फिर गिर के 70 लाख हो गया। फिर जब 2001 की रैली रिकवर हुई, 2003-4 तक उनका पोर्टफोलियो 5-6 करोड़ हो गया था, क्योंकि एक्स्ट्रा भी वो ऐड कर रहे थे। उसके बाद वो 2008 में फिर से गिर के 7 या 6 करोड़ रह गया था। उसके बाद रैली करके फिर से वो 10-20 करोड़ गया, इस तरीके से जो भी है। आपने देखा है बाय एनी चांस?
ऐसा मतलब इनका तो नहीं देखा, बट यूट्यूब पे मैंने एक दो का देखा है कि मतलब वो दिखाते हैं कि मतलब पोर्टफोलियो एक बार डिप लेता है तो इवेंचुअली उससे स्ट्रॉन्ग मतलब उभर के आता है। एग्री एग्री एग्री। तो यार उस पॉइंट पे बेचने का कोई भी रीजन नहीं है, वो बस मार्केट का पार्ट है। वो ना पता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केट को सबको एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि मैं 40% करेक्ट हो चुकी हूँ, खरीद लो चुपचाप। वो हर इंसान को अपनी लाइफ टाइम में मेरे ख्याल से 2 या 3 बार मिलती है वो अपॉर्चुनिटी, शायद 4 बार मैक्स। जैसे अगर आप 20 साल के हो, मतलब मैं तो चाहता हूँ आप 80 साल 90 साल तक जियो, बल्कि ज्यादा ही जियो, लेकिन अगर मैं 60 भी मान के चलता हूँ तो 20 से 60 के बीच में 40 साल का गैप आ गया, 4 बार ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जी। कुछ लोग डर के बेच देते हैं, वो बेवकूफी है मेरे अकॉर्डिंग। उस पॉइंट पे ज्यादा से ज्यादा पैसा अरेंज करके इन्वेस्ट करना चाहिए बिना डरे। मतलब आपका ओपिनियन ये है कि जब मार्केट एकदम डाउन हो तो अपना जो मतलब ये तो ओपिनियन समझ में आता है कि और इन्वेस्ट करो, क्योंकि इवेंचुअली 1-1.5 साल में मतलब ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, ऐसे भी नहीं कह सकते कई साल तक, वो तुरंत ही ऐसा बाउंस आता है कि हम मिस ही कर जाते हैं। बिल्कुल तो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को ना निकालते हुए जितना अपने पास फंड्स अवेलेबल हैं और मतलब जितना पॉकेट अलाउ करे उतना री इन्वेस्ट करना चाहिए। और बिल्कुल। वो उससे फिर हमारा एवरेजिंग भी हो जाता है थोड़ा सा और रिटर्न भी काफी स्ट्रॉन्ग। जी। ठीक है सर। आप वैसे ये कोविड टाइम से पहले करते थे इन्वेस्ट, मतलब जैसे कोविड वाले वेव से पहले? मतलब कोविड से मैंने 5-6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट शुरू की थी। उसके बाद कोविड में मैं घर पे काफी ज्यादा वेला था एक्चुअली। तो मैंने बहुत 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 सारे यूट्यूबर्स को फॉलो किया, बहुत सारी लर्निंग मिली ली, जहां से मिले बस बटोर लो। तो मैंने बहुत सारे सोर्सेज से सीखा, सर्टिफिकेशंस भी किए। मेरे पास एक्चुअली सिटी में था, मैं सिटी बैंक में, तो यूडेमी का फ्री एक्सेस था मेरे पास। तो मैं ढेर सारे फाइनेंस के कोर्सेज बस करते रहता था, जिसके मिले आ जाओ, जहां से नॉलेज मिले ले लो। तो कुछ ही जगह से अच्छी नॉलेज मिली है मेरे को, बाकी मेनली मतलब बुकिश नॉलेज बांट रहे होते हैं लोग। तो ये मैं आपको गारंटी दे देता हूँ कि आपने ये कोर्स कर लिया है ना मेरा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कोई चाहे कुछ भी बोल रहा हो कि आई हैव दिस सीक्रेट फॉर्मूला, इट कैन ट्रिपल योर मनी एवरी ईयर एवरी मंथ एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पूरी मार्केट को प्रैक्टिकल वे में समराइज करके दे रहा हूं मैं यहाँ पे आपको। तो ये मैं जरूर बोलूंगा कि मेरे को एक्सपीरियंस जितना भी हो, नॉलेज बहुत है। नहीं, ये तो दिखता भी है सर, मतलब एक्चुअली एक मतलब ये बातें सुनने में कहीं कहीं से आ जाती हैं, बट आप एक जो एंगल दिखा रहे हो जी वो टोटली एक डिफरेंट एंगल से, मतलब चार्ट, हम पहले चार्ट ही देखते थे, जी ये रेजिस्टेंस लाइन खींच दी, सपोर्ट लाइन खींच दी, बट अभी एक अलग एंगल नजर आ रहा है कि मतलब इसके अलावा भी कोई बड़ा गेम है जो अगर थोड़ा दूर से देखे तो क्लियरली दिखता है। जी तो जी। थैंक यू सर। वेलकम। तो एक क्वेश्चन पूछा है हमसे, क्या नाम है, विधन जी ने, कि हम सिर्फ 2 ही बार और एवरेजिंग क्यों कर रहे हैं। यार स्टॉक में हम ऑलरेडी 3% लगा चुके हैं स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, 2% लगा रहे हैं इसके अकॉर्डिंग, 7% काफी है। मतलब उससे ज्यादा क्यों इन्वेस्ट करना है एक स्टॉक में। बहुत सारे स्टॉक्स होंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होंगी, सारा पैसा एक ही स्टॉक में डालना अगेन बेवकूफी होती है, कितना ही अच्छा स्टॉक क्यों ना हो। कौन कल का यस बैंक होगा हमें नहीं पता। आपको पता होगा कि यस बैंक अपने टाइम का सितारा हुआ करता था, नेक्स्ट लेवल प्रॉफिट्स आते थे उसके, नेक्स्ट लेवल स्टॉक भी रेस करता था, सब परफेक्ट था उसमें, लेकिन अब धूल चाट रहा है। तो वो हमें नहीं पता कौन सा स्टॉक होगा, तो उसको बेसिकली कंट्रोल करने के लिए जो कि 5% वाला रूल है, वो बस यहाँ पे हल्का सा मॉडिफाई होकर 7% तक स्ट्रेच हो रहा है। वो अगेन पर्सन पे है कि वो 7 की जगह 8% तक भी कर सकता है, लेकिन 7% इज द हार्ड लिमिट रखो यार, उससे ज्यादा नहीं है जरूरत इन्वेस्ट करने की। ठीक है। या भाग्य लक्ष्मी जी, आपका क्वेश्चन। हेलो सर, कैन यू हियर मी? यस यस आई कैन। या वो बैंड स्ट्रेटजी जो आपने दिखाया था ना, लाइक दैट लुक्स वेरी सिंपल, और जिस वे में वो जा रहा है तो लाइक उसमें पॉसिबिलिटी बहुत दिखती है कि वो डाउन जाएगा तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा, तो वो हम फॉलो क्यों नहीं कर सकते? करेंगे ना, वो है, वो आगे है पाइपलाइन में स्ट्रेटेजी। ओके ओके, थैंक यू। ओके बिल्कुल हाँ। यस विभोर जी, आप पूछिए। अब विभोर जी, आपको म्यूट की रिक्वेस्ट भेजी है मैंने, आस्क टू अनम्यूट किया है। गलती से हैंड रेज है क्या आपका? कोई नहीं। या पंकज जी, यू कैन आस्क। सर मुझे
कप एंड हैंडल की कंडीशन क्या है वो बता दीजिए, वो मेरे समझ में नहीं आई। कप हेलो, आवाज आ रही सर? हाँ बोलिए बोलिए, आ रही है आपकी बात, बोलिए। हाँ, वो कप एंड हैंडल की जो ये है क्या, उसमें कंडीशन क्या क्या है वो बता दीजिए। वो लिखने में थोड़ा गड़बड़ हो गई और समझ नहीं आया। और ये 10% करेक्शन की भी, ये करेक्शन जो 10% है उसमें पहले हेड एंड शोल्डर के बाद ये करना है और कप एंड हैंडल के बाद ही करना है क्या ये? जी हाँ, उसके बाद ही, उसके बिना नहीं। दोनों जब दिखे तब करना है? दोनों में से कोई भी एक, कोई भी एक। अच्छा अच्छा, तो कप एंड हैंडल की बता दीजिए थोड़ी, ये रूल्स क्या क्या फॉलो करना है कप एंड हैंडल में? कप एंड हैंडल इज एग्जैक्टली सिमिलर टू रिवर्स हेड एंड शोल्डर। बस ये डिफरेंस है कि जब कप एंड हैंडल पैटर्न बनता है ना, तो हमारा जो भी टारगेट उस पैटर्न के अकॉर्डिंग है, हमारा वही टारगेट होगा। हमारा वो टारगेट ऑल टाइम हाई पे शिफ्ट नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ये हेड एंड शोल्डर में आउटलाइन हाई पे टारगेट है और कप एंड हैंडल में जो भी निचले अपन बाय कर रहे हैं जी उसमें जो टारगेट है वो बड़ी कप का, वही ऊपर में उतना ही है टारगेट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और तो क्या तो डिफरेंस, ये डिफरेंस ये है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें। अच्छा, ये 10% करेक्शन आपने सन टीवी में बताया है, तो सन टीवी में ये ऐसा करना पड़ेगा क्या, देखना पड़ेगा? अरे जिसमें भी आए, कोई और स्टॉक का भी एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, आ जाओ। हाँ, ऐसा बता दीजिए थोड़ा एक आधा एग्जाम्पल। चलो कोलपाल में लेके देखते हैं। अभी कोलपाल की ही डिस्कशन हो रही थी ना, उसमें कप जनरल बना था। जी, या तो स्क्रीन, हाँ स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, ओके। तो यहाँ पे अगेन ये नीचे गया, देन यहाँ पे बेस क्रिएट किया, इस वाली कैंडल से ये ऊपर भागना शुरू कर गया, लगभग ये कैंडल। तो अगेन हम रीसेंट हाई से 10% की करेक्शन को नोट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ गए, क्या यहाँ से 10% गिरा? क्या फिर इससे काफी ऊपर गया? क्या यहाँ से 10% की रैली आई? नहीं आई। क्या यहाँ से 10% की रैली आई? यस, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई। तो यहाँ पे हमने बाय कर लिया इसको अगेन, ठीक है। एक एक इन्वेस्टमेंट हम टारगेट यहाँ पे 3 दिन में बुक हो गया, लिटरली यहाँ पे हमने बाय किया एक टारगेट। ये ट्रेड हमारा क्लोज हो चुका, 11 गेन डन। हम 2 बार और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस 10% की फॉल कब आई? क्या ये 10% है? नहीं है, छोड़ो, यहाँ पे आओ। बेसिकली यही हमारा रिसेंट हाई है अभी के लिए। देखो जब इस वाली हाई से नीचे आके ट्रेड बुक हो गया ना, तो अब इसका रिसेंट हाई हमारे किसी भी काम का नहीं। इस वाले का ये वाला रिसेंट हाई दोबारा से कंसीडर करना बेवकूफी होगी, वो नहीं करना। नेक्स्ट बेसिकली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग के बाद हमें आगे आने वाली कैंडल्स का रिसेंट हाई देखना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो गया, तो यहाँ पे रिसेंट हाई बनाया है इसने, यहाँ से प्रॉफिट दिस इज 8.9 8.3, नहीं यहाँ पे नहीं आई है। उसके बाद यहाँ पे आई है, यहाँ से 10% की फॉल आई है लगभग, इस कैंडल पे आई है, इस कैंडल पे आई है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे मैंने इसको अगेन बाय कर लिया होगा, मेरा जीटी ट्रिगर हो गया होगा, मैंने खुद से बाय नहीं किया। और मैं 2 बार ऐसे एंट्री कर सकता हूँ क्योंकि मेरा पहला ट्रेड ऑलरेडी क्लोज हो चुका है। तो यहाँ से अगेन ये ऊपर गया, कितना गया? खैर 11% जाएगा, हमें पता ही है। तो ये ट्रेड भी हमारा क्लोज हो गया। कितने दिन में हुआ एक बार बस वो मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से ये हमें 11% गेन मिला है 28 डेज में पाड़ी। उसके बाद यहाँ पे ऊपर गया, उसके बाद काफी ऊपर गया। फिर देखिए यहाँ पे गेन कब आती है। अभी हमारा कोई भी ट्रेड ओपन नहीं है, बस एक ओरिजिनल ट्रेड ओपन है। उसके बाद यहाँ से फॉल आया, नहीं आया। उसके बाद रिसेंट हाई हमारा शिफ्ट होकर यहाँ पे हो गया। क्या यहाँ से फॉल आया 10%? यस, या इस वाली कैंडल पे आया। तो यहाँ पे हमने अब अगेन बाय कर रखा है। और उसके बाद इसके बाद के रिसेंट हाई से फॉल, उसके बाद आया
कैंडल पे आया हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने फिर से बाय कर रखा है। ठीक है, तो ये 2 ट्रेड्स हमारे ओपन है, तो हम अभी के लिए कोई भी और ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। उसके बाद क्या टारगेट आया, देखते हैं किसका आया। बेसिकली इनके रिस्पेक्टिव टारगेट का है, इसका टारगेट है यहाँ पे, इसका टारगेट है यहाँ पे, इसी से नीचे है ना, हाँ इसका टारगेट है यहाँ पे। क्या ये दोनों में से कोई भी आया अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं आया, तो हमारे ये 2 ट्रेड्स ओपन है। विल जस्ट वेट आराम से, तीसरा ट्रेड हम नहीं लेंगे। हाई से 10% करेक्शन होने के बाद ही वहां पे बाइंग करना है। जी बिल्कुल। जी बेसिकली आप जीटीटी ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है आपने, कि आपने देखा यहाँ पे ऊपर तक गया है, तो आपने 10% नीचे का ऑर्डर प्लेस करके छोड़ दिया है। हाँ सतन जी, अभी बाय डेफिनेटली कर सकते हैं, इट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे ऊपर की बाइंग अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो आप अगर यहाँ पे बाय करोगे तो आपका टारगेट जी वाली लाइन होगी। मेरे को मैं एक बार बाकी की लाइंस डिलीट कर देता हूँ। तो हमारी ये 2 टारगेट हैं जो अभी अचीव होने हैं। तो अभी तो डेफिनेटली मतलब सोने पे सुहागा वाली अपॉर्चुनिटी है। एक अपॉर्चुनिटी है 12% की, एक अपॉर्चुनिटी है 16% की, और उसके अलावा जो ये 19 वाली परसेंट की अपॉर्चुनिटी है वो तो है ही। तो कॉलपाल इज डेफिनेटली अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फाइनल टारगेट इज दिस, क्या ये ऑलमोस्ट 1870, हल्का सा हम नीचे ही रख देंगे, 1850 मान लो आप, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा ऑर्डर प्लेस हो। हम नहीं चाहते कि हमारे टारगेट से जस्ट 1% नीचे से हम मतलब हमारा ऑर्डर ट्रिगर ना हो और प्राइस वापस नीचे आ जाए, हम ये नहीं चाहते। 1-2% का कम प्रॉफिट हम झेल लेंगे, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिस नहीं झेलेंगे, क्योंकि गाइस जब अपॉर्चुनिटी मिस होती है ना तो प्राइस पूरा ही नीचे आ जाता है। और जब आपको लगता है ना कि अरे यार मैंने 1850 पे ऑर्डर प्लेस कर रखा था, काश 1820 पे कर देता, ऑर्डर प्लेस हो जाता, और मेरा अभी 24% लॉस हो गया मेरा सेल ना होने की वजह से, वो अंदर से बहुत ही गंदी फीलिंग आती है। मेरे साथ कई बार हुआ है। तो वो नहीं होने देना है, तो हल्का सा कम पे बेच दो, चलता है। नहीं जी महेंद्र जी, जीटीटी के कोई भी चार्जेस नहीं है, वो जीरोधा का बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा फीचर है। पंकज जी आपको क्लियर है? जी जी, वो 10% ही करेक्शन होने के बाद ही क्यों करना है, उसमें क्या लॉजिक है? और ऊपर कितने 10% ही ऊपर कैसे जाता है, इसमें क्या लॉजिक है दोनों में? लॉजिक बस यही है कि 10% में ना अच्छे 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 तो नहीं, काफी वीक हैंड्स कट जाते हैं। जी तो ऑपरेटर्स का बस उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है कि बेसिकली वो जी स्कोर फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 10% वाला हमारे लिए वर्क करता है। मैं जी स्कोर अगर अभी समझाऊंगा तो काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो उसकी अलग स्ट्रेटेजी है, लेकिन एवरेजिंग के लिए हम यही यूज करेंगे 10%, क्योंकि 10% में अच्छे खासे रिटेलर्स कट जाते हैं। कोई नहीं देख पाता अपने पोर्टफोलियो में 10% की फॉल ब्रेकआउट के बाद से। जी ओके या विदन जी आप पूछिए क्वेश्चन। So, Hemant ji wanted to reconfirm one thing. So when you say that 3 open positions, you mean as on any particular point of time, right? Yes, So if I have closed an earlier position, I can reopen another. डेफिनेटली that way. डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। Okay, thank you, sir. जी यस सुकुमार जी पूछिए। सर ये जब रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनता है उसके बाद फर्स्ट टारगेट क्या रिसेंट हाई वाला है? रिवर्स में हेड एंड शोल्डर बनने के बाद टारगेट तो डेप्थ के बेसिस पे निकाल रहे हैं ना हम। अच्छा, जो डेप्थ है, डेप्थ को लाइन के ऊपर रख रहे हैं, फिर हम चेक कर रहे हैं क्या वो ऑल टाइम हाई से नीचे है। अगर ऑल टाइम हाई से नीचे तो हमारा टारगेट ऑल टाइम हाई पे चले जाता है, वरना टारगेट जो टारगेट आया डेप्थ के बेसिस पे टारगेट वो है। सर वो लाइन कैसे ड्रॉ कर रहा है सर, जो ब्लू लाइन जो मार्क कर रहा है कैसे? जी बता देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी तो जीरोधा नहीं, ट्रेडिंग व्यू में और आई गेस जीरोधा में भी आई फीचर। तो आपको यहाँ पे जाएंगे, आपको प्राइस रेंज दिखेगा, दिखाई लिखा हुआ प्राइस रेंज, हाँ जी, इस तरीके का सिंबल है, ये सिंबल देख लीजिए आप। इस पे मैंने क्लिक किया तो मैं ऐसे यहाँ पे नीचे एक क्लिक करूंगा, ऊपर दूसरा क्लिक करूंगा, तो ये मार्क हो गया। ठीक है, उसके बाद मैं इसको ऐसे बीच से पकड़ के ऐसे झुला भी सकता हूँ। ठीक है, गोल गोल घुमा रहा हूँ। अब मेरे को बस इसको उठा के इस लाइन के ऊपर रखना है, और ये हो गया हमारा टारगेट। सिंपल, समझ आया? सर जी ऐसा कोई भी डाउट हो ना, ये कैसे ड्रॉ करें वो कैसे ड्रॉ करें, आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो, बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारा कंटेंट है। ये बहुत अच्छी बात है आज के टाइम की कि आज इंफॉर्मेशन काफी चीपली और काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, जो पहले नहीं थी।
सुकुमार जी का क्वेश्चन हो गया। और पंकज जी आपका कोई और क्वेश्चन है या पहले का ही हैंड रेज है? पहले का ही है, अभी कोई क्वेश्चन नहीं। ओके ओके गॉट इट। तो साउंड्स गुड गाइस, कैसी लगी आज की क्लास? चैट में लिख सकते हो मजा आया। थैंक यू। बस अब इन स्ट्रेटेजीज को प्रैक्टिस करनी है और हेमंत सुपर 45 एंड हेमंत गुड 45 में अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना है। अब ये स्ट्रेटेजी को प्रेफरेंस कई बार ना इस तरीके से देते हैं कि जब ये कप विद हेड एंड पैटर्न और रिवर्स हेड एंड शोल्डर बना है ना, तो मेन पैटर्न की एंट्री आप लो ही मत, ये 10% की फॉल का वेट करो और इसके बेसिस पे ही काम करते रहो, पैसा आपका बनता रहेगा। क्योंकि कई बार टारगेट जल्दी रीच होगा लेकिन कई बार नहीं भी होगा जल्दी रीच, आपका इवेंचुअली पैसा बनेगा, हमेशा बनेगा। ठीक है, और किसी का कोई भी डाउट? रमाकांत जी ये तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। अभी कौन से पैटर्न चार्ट्स अवेलेबल हैं? एक सेकंड, ललित जी का क्वेश्चन। वॉल्यूम कैंडल किसी काम की नहीं है हमारे, वॉल्यूम को इग्नोर करो विजय जी। सर एसएमए और नॉक्स स्ट्रेटेजी के स्टॉक्स में भी ऐसे एवरेज करना है? नहीं, एसएमए और नॉक्स में हमारी कोई भी एवरेजिंग टेक्निक नहीं है। या तो आप इस तरीके की एवरेजिंग करो या वो लगाओ, मतलब डिपेंड करो कि किस तरीके की स्ट्रेटेजी में आप काम कर रहे हो। लेकिन एसएमए में जबरदस्ती ऐसे एवरेजिंग करने की जरूरत नहीं है। ये स्ट्रेटेजी सिर्फ हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर एंड कप विद हैंडल के पैटर्न के बेसिस पे काम करती है, क्योंकि उनका ऊपर जाना तय है, वो लिखा हुआ है ग्रंथ में कि वो ऊपर जाएंगे ही जाएंगे, कब जाएंगे बस ये नहीं पता। एनी स्टॉक्स वेयर दिस एसटीआर वर्क तो कर ही रही है आप भी थोड़ी। एक सेकंड है सर, मैं तो नॉर्मली इक्विटी पर ही कर रहा हूँ, साथ साथ यूएसडी आईएनआर पर भी ऑप्शन सेलिंग करता हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ज्योतिषमान जी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा ये, मतलब वो आपकी मर्जी है। मैं करेंसी के साथ ज्यादा प्ले नहीं करता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी कंट्री करेंसी कितनी ऊपर नीचे कर दे कुछ नहीं पता। एंड करेंसी में इवन ऑप्शंस मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कितना रिस्क है, बट मेरे को इतना पता है कि एक बंदा था, उस बंदे का मेरे को भी नाम याद नहीं है, उसने एक बुक लिखी थी द कंप्लीट गाइड ऑफ ऑप्शन सेलिंग। मतलब उसकी बुक का नाम था आई गेस द बाइबल ऑफ ऑप्शन सेलिंग या द कंप्लीट गाइड ऑफ ऑप्शन सेलिंग, इनमें से कोई एक। और गेस करो वो क्या करते करते बैंकक्रप्ट हुआ? गेस करो। ऑप्शन सेलिंग करते हुए वो बैंकक्रप्ट हुआ था। तो थोड़ा पढ़ना उसके बारे में, मेरे को एग्जैक्ट उसका नाम याद नहीं है अभी, यूट्यूब पे देखना। तो इसीलिए मैं स्पेशली करेंसी के साथ तो ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डिसीजन अभी नहीं कर रहा है, लेकिन करेंसी को अचानक से हमारे अगेंस्ट मूव कर सकता है काफी ज्यादा, जो कि उतना ज्यादा मूव यूजुअली नहीं आता है, लेकिन अगर गलती से आ गया तो थिंग्स कैन गो अगेंस्ट वेरी मच। तो स्टॉक में ही काम करो, क्योंकि अच्छे स्टॉक का ऊपर जाना लिखा हुआ है, लेकिन करेंसी का ऊपर जाना या नीचे जाना कुछ नहीं पता। इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसी बेटर हुई, इंडिया के इंटरेस्ट रेट्स एंड ऑल डेट की जो भी, जैसे आईएमएफ से जो भी लोन वगैरह लिया जाता है, इंट्रा बल्कि सॉरी इंट्रा बोल रहा हूँ मैं, इंडिया बल्कि श्रीलंका को पैसे दे रही है, तो मतलब इंडिया इज इन अ बेटर फाइनेंशियल सिचुएशन। तो कब तक इंडिया का रुपी डॉलर के कंपेरेटिवली वीक रहेगा वी डोंट नो, कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो उस अनसर्टेनिटी का पार्ट मेरे को नहीं बनना। तो ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर, आई होप यू गाइस लव्ड दिस सेशन। और बाकी अगेन एज ऑलवेज रिकॉर्डिंग देखना, पनीर खाना, चिल करना, एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कल। ओके बाय बाय गाइस, गुड नाइट।